बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राहुल एवेन्यू कोर्ट में 22 मार्च को पेश किया गया, जहां से ईडी की 6 दिनों की हिरासत में उन्हें भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल के 28 मार्च 2024 को कस्टडी खत्म होने पर ईडी ने उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कहते हुए नजर आए कि वो ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छे माहौल में उनसे पूछताछ हुई। ये केस 2 साल से चल रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्हें किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ECIR दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्हें किस कोर्ट में दोषी ठहराया नहीं गया अभी तक किसी कोर्ट में। ईडी अब तक 31,000 पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। उनके खिलाफ सिर्फ 4 बयान में जिक्र आता है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज दिए गए। उनके घर पर विधायक और बहुत से लोग आते हैं। उनको क्या पता है कि वो खुसर फुसर करते हैं? क्या सिर्फ ये बयान उनको गिरफ्तार करने के लिए काफी है? इस पर कोर्ट ने पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे, तो केजरीवाल ने कहा कि वो कोर्ट में बोलना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं। 7 बयान में से 6 बयान में उनका नाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में उनका नाम आया, गवाह को छोड़ दिया गया। सिर्फ 4 बयानों के आधार पर एक CM को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि ईडी के पास उनके बेगुनाही के हजारों पन्ने जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसा कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। जब उन्हें ईडी की हिरासत का समय सीमा पूरा हुआ और कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो अपना पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी बेगुनाही के हजारों पन्ने मौजूद हैं। ईडी के पास सिर्फ 4 बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि किसी कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। वहीं आप नेता आरटीसी ने भी बीजेपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में मोदी जी ने कहा कि वो ऐसा रास्ता निकालेंगे और उसकी कोशिश करेंगे कि ईडी ने जो पैसा रिकवर किया है उसे गरीबों में बांट सके। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी 41 फ्रॉड कंपनी से लिया मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो बीजेपी के अकाउंट में गया। उस पैसे को गरीबों में बांटने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार का पैसा ईडी के पास आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ईडी के पास आता है, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे इस भ्रष्टाचार के पैसे को और इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को देश के गरीबों में बांटने का। उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं कोई ना कोई कानूनी रास्ता इसका निकालूंगा। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूं, ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2,741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी CBI की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे, हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे। उदाहरण के तौर पे, और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर CBI ईडी ने रेड किया, उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। पश्चिम बंगाल में
वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद है जैसे ही वो जेल में जाएं, दिल्ली और पंजाब में इनके विधायक तोड़कर सरकार गिराई जाए, क्योंकि बीजेपी चुनाव में आपको दिल्ली और पंजाब में नहीं हरा सकती। केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को आया कि उन्हें 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना है, यानी कि आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है। जो रिंकू हैं, जलंधर से हमारे सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब केंद्र सरकार के अधीन आके कुछ करा सकते हैं। कुछ भी नहीं कराया जा सकता। सिर्फ एक चीज की जा सकती है, चुनाव लड़ना। जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ते या अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए। जलंधर में, पंजाब के जलंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। ये कुछ भी कर लें, चौथे नंबर पे आएंगे। क्यों एक सांसद चौथे नंबर पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आएगा? अरविंद के वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। चाहे सड़कों के निर्माण के हो, कॉलेज के खुलने के हो, ITI के खुलने के हो, चाहे वो किसानों के गांव में नहर पहुंचने की बात हो, वहां सगर डैम की बात हो, हलाली बांध की बात हो, दानखेड़ी दानमड़ी बांध की बात हो, बुधनी में कोलार बांध की बात हो, बारना डैम की बात हो, मोगा डैम की बात हो, ये सब कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस नुमाइंदों की देन है। मेरे संसदीय कार्यकाल में भी बहुत सिंचाई योजनाएं मिली हैं, सड़कें बहुत मिली हैं, और हमारा विदिशा ग्यारसपुर का जो मार्ग सागर होते हुए जाता है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में कांग्रेस की सरकार में मिला, जिससे कि विकास के नए रास्ते हमारे विदिशा में खुले हैं। और यदि हम कहें शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, कोई देखने को नहीं मिलता। जो हमारा जैन कॉलेज महाविद्यालय साइंस और आर्ट्स का था, उनके हो। अगली खबर मंदसौर जिले से है, जहां पिपलिया मंडी में चोरी की वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात बदमाशों ने काला सोना चुराने के लालच में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। ये घटनाक्रम गुरुवार की मध्य रात्रि का है, जहां लसुडीहा राठौर में
अज्ञात बदमाशों ने गांव में एक घर में अफीम चुराने की कोशिश की। इस दौरान बुजुर्ग महिला को चोरी की वारदात का पता लगा। जब महिला ने बदमाशों को देखकर उनका विरोध किया तो आरोपियों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया और 7 से 8 किलो लगभग अफीम चुरा कर ले गए। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ काकनवानी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एफएसटी टीम द्वारा फिर रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इसके बाद धारा 188 के तहत वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक भूरिया बीजेपी प्रत्याशी पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक भूरिया का कहना है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब एक ताकत के साथ सोसाइटी का चुनाव किया था। ऐसे एक एक गांव में एक एक गांव के रखवाल बन करके आप लोग को चुनाव जीतना है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? लोकसभा चुनाव में किसी तरीके की कोई विघ्न न उत्पन्न हो, उसके लिए थानों की मॉनिटरिंग हो रही है। थाना क्षेत्र के सक्रिय बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित न कर सके अपराधी किस्म के लोग। साथ ही अगर कोई नए अपराधों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। भोपाल पुलिस सक्रिय बदमाशों के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है और आदतन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस विशेष अभियान भी चला रही है। साथ ही बदमाशों के खिलाफ वारंट भी जारी किए जा रहे हैं और वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है और जो लाइसेंसी हथियार हैं उन्हें जमा कराया जा रहा है। इलेक्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसमें भी जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं, जैसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हैं 107, 16, 110 जिला बदल की कार्रवाइयां, जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इस तरह के जो उत्पाती शरारती तत्व हैं इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही जो माइनर एक्ट हैं उनके अंतर्गत भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं, चेकिंग की जा रही है और जो हथियार जो जमा करने होते हैं उनसे भी लगातार विभिन्न थानों में हथियार भी जमा करवाए जा रहे हैं। जो 50,000 ऊपर की जैसे कोई नकद लेके जा रहा है या धातु की चीज़ें हैं, सोना चांदी है, रत्न है, इस पर भी क्या नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, इसमें जो हमारे नाके हैं वहीं शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम देने वाले कलयुगी पोते और उसकी पत्नी को जहांगीराबाद पुलिस ने धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी। वायरल वीडियो में एक युवक अपनी पत्नी के साथ मिलकर 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल की तो पता चला कि मारपीट और यातना देने वाले कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला के सगे पोता और बहू थे। वो बरखेड़ी में रहते थे और सैलून की दुकान चलाते थे। वीडियो के सामने आने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस पकड़ने की कवायद कर रही थी और इस दौरान दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कल शाम से लगभग सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक युवक और उनकी वाइफ एक महिला के साथ व्यवहार कर रहे थे। इसमें वायरल वीडियो के साथ बताया जा रहा था कि ये दीपक सेन है जो बरखेड़ी जहांगीराबाद अंतर्गत निवास करता है। इस पर जब तस्दीक किया गया तो दीपक सेन और उसकी पत्नी पूजा सेन ये दोनों बरखेड़ी जहांगीराबाद अंतर्गत निवास करते हैं और जिन महिला के साथ वो मारपीट कर रहे थे वो दीपक सेन की दादी हैं। इसमें संज्ञान लेते हुए एफआईआर जो है जहांगीराबाद थाने में दर्ज की गई और इन लोग के लिए टीम्स लगाई गई। तो ये अपने घर से और जहाँ पर ये काम करता है सैलून में वहाँ से फरार थे। इसमें लगातार इनको ढूंढ करके एक धर्मशाला में दोनों को हिरासत में लिया गया धर्मशाला से। ये कल शाम
शाम से लगभग सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक भिंड में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल चालू है। ऐसे में कई नेता दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं भिंड से भी डॉक्टर रामलखन सिंह अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से 4 बार के सांसद और 1 बार के विधायक रहे डॉक्टर रामलखन सिंह ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले वो बसपा में थे। बताया ये भी जा रहा है कि एक दिन पहले बसपा की ओर से जारी हुई सूची में स्टार प्रचारक में डॉक्टर रामलखन सिंह का नाम था, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते थे। हम कैसे चुनाव लड़े, उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहते। जहां तक दूसरे तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, तो इतना समझ रखिए कि कोई दल या मोर्चा अगर वो बनाएंगे तो वो एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। अगर जन स्वराज दल बनता है तो देखिएगा एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। लोगों को एहसास नहीं है कि वो कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं। वो काम छोड़ चुके हैं, उसकी समझ नहीं छोड़ी है उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो देश के सामने है। नीतीश कुमार क्यों, उन्होंने मोदी के लिए भी काम किया है और इसके अलावा 10 चुनाव 10 राज्यों में जिताए हैं। काम किया है, वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है, अपने परिश्रम से अपने। वहीं नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर लाडली बहना के तहत विशेष योजना लागू कर महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। लेकिन प्रदेश में लाडली बहना कितने सुरक्षित हैं, इसका खुलासा नर्मदापुरम जिले के पिपरिया थाने में हुआ है, जहां सुरेला गांव की किशोरियों ने थाने पहुंचकर उनके साथ हुई मारपीट की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो उन्हें यह कहकर वापस कर दिया गया कि वो अपने पिता को बुला कर लाएं। लेकिन जब बच्चियां अपने पिता के साथ लौटी तो उल्टा उनके ऊपर पहले से ही FIR दर्ज कर दिया गया था। ग्राम प्रधान के दबाव में आकर FIR दर्ज किया गया था और बच्चियों को पहले वापस लौटा दिया गया था। अब इन दोनों बच्चियों के ऊपर भी और उनके पिता के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इनके पिताजी ने धोखे से मारा, जानबूझ के मारा, हमें कुछ भी नहीं पता। मम्मी घर पे नहीं थी, मंदिर गई थी, पापा नहा रहे थे, हम दोनों अंदर थे, भैया उसके दोस्तों के साथ बाहर बैठा था। उन्होंने गलती से मारा कि हमारा डंडा, वो चले गए और गाली देते देते चले गए। भैया ने तो बोला अरे, तो उन्होंने गाली देते देते डंडा हमेशा रखती, डंडा लेके आ गए और बोलने लगे कि तेरा, गालियाँ देने लगे खूब। पापा बाहर आ गए, पापा ने बोला भैया नहीं बोलते, वो मार देंगे, बड़े आदमी, अपन उनसे नहीं बोलते। तो ले जाने लगे पापा उसको घर, तो कहने लगे हाँ मैं मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, खूब गंदी गालियां देने लगे। तो हम दोनों भी बचाने के लिए आ गए, तो एक डंडा पापा को मारा, तो फिर हम भैया को मारने लगे, तो मैं बीच में आई, तो मेरे सिर में 2 डंडे मारे मेरे को और एक हाथ में घलाए मेरे को और एक। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।